हरे कृष्णा। सुप्रभात सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 29 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 29 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग के द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है वो जारी किया गया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक तो इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए अपने को जानना जरूरी है। इस सूचकांक के अंदर नीति आयोग के द्वारा 2019-20 के लिए नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है वो जारी किया गया है। ये चौथा संस्करण यानी 3 सूचकांक है, 3 इंडेक्स ऑलरेडी रिपोर्ट वगैरह है नीति आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है, वार्षिक तौर पे जारी करता है। ये चौथा संस्करण है, लेकिन ये 2019-20 के लिए, न कि 2021 के लिए। 21 में जारी हुआ है लेकिन 2019-20 के लिए, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। और इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत टाइटल के साथ में इस सूचकांक को जारी किया गया, यानी हेल्दी स्टेट और प्रोग्रेसिव इंडिया, इस नाम से इस टाइटल के साथ में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया नीति आयोग के द्वारा कि 2018-19 की तुलना के अंदर 2019 के अंदर जो भारत का स्वास्थ्य स्कोर है इस सूचकांक के अंतर्गत वो गिरावट आई है। कितनी? 0.8 अंकों की। तो आप इतना सा थोड़ा सा याद रखने कथन के तौर पे कि पिछले साल की तुलना 2018-19 की तुलना के अंदर जो भारत का ओवरऑल स्वास्थ्य प्रदर्शन वगैरह है उसके अंदर गिरावट आई है। ठीक है, 2019। ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस केगी सेंटर के साथ में मिलकर इस सूचकांक को विकसित किया गया था। किसके द्वारा? क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो अपन को ऐसा लगता है कि WHO के साथ में कोलैबोरेशन वगैरह किया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव प्लस के जॉन हॉपकिंस सेंटर के साथ में मिलके उनके साथ साझेदारी करके नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक विकसित किया गया था। और 2019-20 का सूचकांक है, ये चौथा संस्करण अभी जारी किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत 24 इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी राज्यों उनका समग्र तरीके से मूल्यांकन वगैरह किया जाता है। उस 24 सूचकांक के अंदर कुछ मुख्य तौर पे जैसे नवजात मृत्यु दर हो गया, 5 साल से नीचे बच्चे की जो मृत्यु दर है, जन्म के समय लिंगानुपात क्या है, शासन वगैरह और सूचना वगैरह, जो स्वास्थ्य के लिए क्या गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और सूचना इन्फॉर्मेशन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यात्मक चिकित्सा सुविधा और जन्म मृत्यु पंजीकरण हो गया, तपेदिक वगैरह हो गया, उनके यानी बहुत सारा इसमें बहुत सारे क्षेत्र को शामिल किया गया। ये चीज़ याद रखिए, यानी शासन से लेके चिकित्सा सुविधा से लेके और नवजात मृत्यु दर हो गया, जो महत्वपूर्ण क्या इंडिकेटर्स हैं उनको शामिल करके ये सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक के आधार पे ये एकदम पूरा परफॉर्मा दे रखा है कि इस बार क्या है कि 2021 में किन किन स्टेट की बॉटम और क्या है कि टॉप 5 वगैरह दे रखे हैं। आप तुलना कर सकते हो। सबसे पहले राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर टॉप पर जो रैंकिंग है वो केरला की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर पिछले 4 सालों से लगातार केरला है वो इस सूचकांक के अंदर पहले नंबर पे आ रहा है। 2018 के अंदर भी पहले नंबर। सेकंड नंबर पे दोस्तों तमिलनाडु है, लेकिन पिछली बार आंध्र प्रदेश था। तीसरे नंबर पे है तेलंगाना और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5वें पे महाराष्ट्र। तो टॉप राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर कौन कौन से हैं? केरल टॉप 3 याद रखिए, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 3 स्टेट है वो याद रखिए। जबकि बॉटम सबसे जो खराब राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो 2018 के अंदर भी इसी बॉटम पे था और 2019-20 के अंदर भी है। सेकंड नंबर पे बिहार है और थर्ड नंबर पे एमपी है और चौथे नंबर पे अपना प्यारा राजस्थान है जो इस सूचकांक के अंतर्गत 4th रैंक के अंदर आता है। तो दोस्तों ये बॉटम 4 है, ये आप राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के याद रखिए। पहले नंबर पे यूपी, फिर सेकंड बिहार, थर्ड पे एमपी मध्य प्रदेश और 4th पे राजस्थान। ठीक है, ये आपको ओवरऑल क्या है कि थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में 5G सेवा के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि चर्चा में इसलिए है कि दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है कि भारत के प्रमुख महानगर हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वगैरह है, महानगर वगैरह है उनको बोलते हैं, वहाँ पे अगले साल से 5G सेवाएं हैं वो संचालित होने वाली है। तो ये
प्रमुख घोषणा दूरसंचार विभाग के द्वारा की गई है। अपन इस तकनीक के बारे में बात करते हैं, 5G तकनीक के बारे में बात करते हैं। ये तकनीक दोस्तों 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। 5G तकनीक एक 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। सबसे पहले जो पहली पीढ़ी है वो 1990 के आसपास आई थी, और अभी कौन सी चल रही है भारत के अंदर? 5G चल रही है, 5G LTE चल रही है, ठीक है। इस 5G जो तकनीक है उसकी सबसे इंटरनेट की जो गति है, स्पीड वगैरह है, वो अधिकतम 20 गीगाबाइट यानी 20 GB, अपन नॉर्मल तरीके से क्या बोलते हैं 20 GB, ठीक है। तो 20 Gbps क्या है कि इसकी स्पीड है प्रति सेकंड। ये इसकी 5G की इंटरनेट स्पीड रहने वाली है। जबकि 4G की कितनी है? 4G की अधिकतम स्पीड कितनी है? 1 Gbps यानी 1 GB की स्पीड अधिकतम 4G की है, वो टेस्ट वगैरह की गई है। जबकि 5G की जो स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, वो 4G की तुलना के अंदर 20 गुना ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, ये 5G तकनीक है कितनी एडवांस है। 5G मुख्य रूप से 3 बैंड के अंदर, लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर कार्य करती है। ये इंटरनेट स्पीड के आधार पे है, स्पेक्ट्रम का यूज करके लो, मिड, हाई स्पीड के आधार पे क्या है कि इनको 5G को मुख्य रूप से बांटा गया है। ये चीज़ भी याद रखिए। 5G एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल जो अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 4G LTE चल रहा है ना, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, तो उससे सबसे नवीनतम अपग्रेड होगा। इसकी आगे की स्टेज क्या है? 5G, ठीक है। तो ये अपग्रेड रहने वाला है। 5G तकनीक 3 गुना अधिक 4G की तुलना के अंदर 3 गुना अधिक स्पेक्ट्रम की क्षमता और अल्ट्रा लो लेटेसी प्रदान करेगा। यानी लेटेसी के मामले के, लेटेसी वो रहता है कि जब अपन कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं वो कितनी जल्दी ओपन हो रही है, कितना टाइम ले रहा है, कितना माइक्रो सेकंड है वो टाइम ले रहा है, उसको लेटेसी रेट बोलते हैं। तो वो क्योंकि इसकी स्पीड ही 20 GB के आसपास है पर सेकंड, 20 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से, तो और साथ में क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका उपयोग भी वो 3 गुना ज़्यादा कर रही है 4G की तुलना के अंदर। तो इसके चलते ये अल्ट्रा लो लेटेसी प्रदान करता है। तो ये 5G तकनीक है, उसकी 4-5 विशेषताएं ये आप याद रखिए। इस तकनीक के आने की वजह से चौथी औद्योगिक क्रांति है, जो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग हो गया। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो तकनीकी के आने वाले एडवांस क्षेत्र हैं, उनके लिए 5G क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन क्षेत्रों में यूज, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? ये थिंग्स जो अपन क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से सोचते हैं, कोई भी एक नॉर्मल अपना घर है तो उसके सारे जो काम वगैरह हैं, वो सारे जितने भी कंप्यूटर, दरवाज़ा, लॉक वगैरह, हर चीज़ क्या है कि इससे इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं, वॉइस और क्या है कि ऑडियो के माध्यम से। तो ये चीज़ आने वाले जो क्षेत्र हैं ये 5G के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और चौथी औद्योगिक क्रांति में हासिल करने के अंदर 5G योगदान दे सकता है। अगला दोस्तों एक सॉइल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सॉइल रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करते हैं। इसका शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड रिपोर्ट है, 2021 है। ये किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? FPO ने, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, फ्रांस के अंदर से स्थित है दोस्तों, इसके द्वारा सॉइल रिपोर्ट जारी की गई है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए। इस रिपोर्ट को एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस नामक एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन जारी किसने की है? FPO ने। FPO UN का एक विशेषीकृत संगठन है, तो याद रखना कृषि क्षेत्र में कार्य करता है, उसके द्वारा सॉइल रिपोर्ट जारी की गई है। तैयार किसने की है? एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज नामक, ठीक है। इसमें ये बोला गया है मुख्य तौर पे क्या है कि इसके अंदर जो किसान उत्पादक संगठन है FPO, सॉरी दोस्तों, इसको FPO वो है, अलग है, ठीक है। इसको सॉइल रिपोर्ट है वो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज है, इसने जारी की है। बस इतना ही याद रखना, FPO के द्वारा नहीं जारी की गई। ये केवल इसमें जो आंकलन वगैरह है वो किसान उत्पादक संगठन है, उनके द्वारा विश्लेषण मुख्य तौर पे किया गया है, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है कि पिछले 7 सालों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं वगैरह है उसमें सिर्फ 1 से
5% के आसपास किसान उत्पादक संगठनों को फंडिंग वगैरह प्राप्त हुई है। तो आप नॉर्मल से याद रखिए कि सॉइल रिपोर्ट है, क्योंकि नाम थोड़ा अट्रैक्टिव है इसलिए क्वेश्चन वगैरह आ जाता है कि सॉइल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा। इसके अंदर क्या किया गया है वो अपने को मायने नहीं रखता। एक थोड़ा सा ये याद रखिए कि सरकार के द्वारा एक बजट 2021-22 के अंदर ये घोषणा की थी कि केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 10,000 किसान उत्पादक संगठन है, उनका संवर्धन और गठन वगैरह करने के लिए सरकार के द्वारा एक केंद्रीय योजना शुरू की गई है। वैसे आप इतना याद रखिए, ठीक है। अगला, एक आवश्यक वस्तु के रूप में सोया मील को शामिल किया गया है। सोया मील है उसको आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया गया है। जानते दोस्तों है क्या? सबसे पहले तो चर्चा में क्यों है कि हाल ही में सरकार के द्वारा 30 जून 2022 तक सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और इसको एक आवश्यक वस्तु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 2022 तक इसको दिया गया है। सोया मील के बारे में बात करते हैं। सोया मील क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन जो तेल रहता है उसका जब निष्कर्षण वगैरह किया जाता है, यानी उसको निकाला जाता है सोयाबीन तेल को, तो उसके एक बायो प्रोडक्ट के तौर पे, उप उत्पाद के रूप में ये सोया मील रहता है। बायो प्रोडक्ट है, एक तरह से सोयाबीन तेल है उसका बायो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि सोया जो मील है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका उपयोग कृषि के अंदर संलग्न जितने भी जानवर वगैरह हैं उनको खाना खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री वगैरह है, जो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं या और जो जानवर वगैरह रहते हैं कृषि से जुड़े, तो उनको एक प्रोटीन मील के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सोया मील का। तो सरकार के द्वारा इसको एक आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया गया है। इसके चलते सोया मील वगैरह है, यदि जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर शामिल किया जाता है तो इससे क्या रहता है दोस्तों कि बाजार के अंदर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है, अनुचित व्यवहार वगैरह किया जाता है, जैसे कोई जमाखोरी करता है या कालाबाजारी करता है, तो उसको रोका जा सकता है। इसके साथ में जो सोया मील है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है पशुओं के लिए और किसानों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो सरकार के द्वारा इसकी कीमतें वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, कीमतें वगैरह कम रहे, इसके लिए इसको आवश्यक वस्तु के अंदर शामिल वगैरह किया गया है, ताकि क्या है कि कालाबाजारी को जमाखोरी करके क्या है कि इनकी कीमत वगैरह ना बढ़े, ठीक है। आइए अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में बात करते हैं। 1955 के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार के द्वारा पारित किया गया था। ये मुख्य रूप से जो कानून है वो खाद्य पदार्थ है उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी उसको रोकने के लिए, जो अनुचित व्यवहार है उसको रोकने के लिए ये कानून है वो 1955 के अंदर लाया था। ये चीज़ याद रखिए। इसके अंतर्गत धारा 2A के अंतर्गत आवश्यक वस्तु का अर्थ है अधिनियम की अनुसूची के अंदर निर्दिष्ट वस्तु, यानी आवश्यक वस्तु का कोई परिभाषा वगैरह है वो एक्ट के अंदर नहीं दी गई है। बस सरकार के द्वारा इसमें अनुसूची वगैरह के अंदर शामिल करने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र सरकार को। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तु को या खाद्य पदार्थ को आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल करने का अधिकार और हटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। इस एक्ट को या कोई भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ये उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसके द्वारा ये पूरा मामला है वो रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखिए। इसके अलावा जब सरकार के द्वारा किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो सरकार के द्वारा उस वस्तु का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण वगैरह है वो सारा का सारा नियंत्रण किया जाता है एकदम अच्छी तरीके से। और यहाँ तक कि क्या है कि स्टॉक की सीमा भी डिसाइड कर दी जाती है कि कोई कितना व्यापारी वगैरह है वो इतना स्टॉक से ज़्यादा नहीं रख सकता, इतना से ज़्यादा कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये चीज़ आपूर्ति वितरण हो गया, हर चीज़ पे क्या है कि सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक तरह से बाजार पे उस प्रोडक्ट का पूरा चेन वगैरह उसको नियंत्रित किया जाता है ताकि उसकी कीमतें वगैरह नहीं बढ़े। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और सरकार के द्वारा आपको ही पता है कि 3 कृषि कानून आए थे, उनके साथ में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 भी था, 2021 भी था, 2020, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि
क्योंकि ये एक तरह से मार्केट को इंटरफेयर करता है, सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण वगैरह रहता है, तो ये कोई भी व्यापार के लिए सही नहीं रहता। इसलिए सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लेके आई थी, जिसमें क्या है कि बहुत मुश्किल परिस्थिति के अंदर ही किसी को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाएगा, जबकि और सारे जितने भी खाद्य पदार्थ थे जैसे आलू टमाटर वगैरह जो प्याज वगैरह उन सारों को क्या है कि खाद्य वस्तु आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर कर दिया था। लेकिन सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को साथ में वापस लिया था, तो इसी एक्ट को वापस भी ले लिया था। अगला दोस्तों टाइफून राय के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइफून राय दोस्तों क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि इस चक्रवात की वजह से फिलीपींस के अंदर लगभग 400 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों। इस चक्रवात के बारे में पहले भी बात की थी। ये जो रोय चक्रवात है, टाइफून रोय चक्रवात है, वो 2021 की आपदा प्रवण द्वीप समूह से टकराने वाला ये चक्रवात सबसे शक्तिशाली तूफान है। यानी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात वगैरह वो चक्रवात होते हैं जिनकी क्या है कि 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति रहती है। यानी वो चक्रवात वगैरह है वो 119 किलोमीटर गति से अधिक स्पीड से वो चक्रवात चले और भारी बारिश के साथ में, और गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के अंदर उत्पन्न हुए, तो उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध के अंदर वामावर्त दिशा के अंदर घूमते हैं। एक तरह से क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रवात रहते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये चक्रवात क्या है कि उल्टी दिशा के अंदर यूं ऐसे करते हैं। इसी के चलते क्या है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी यूँ रहती है, तो ये चक्रवात क्या है कि इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अरब सागर क्या है, अरब सागर के अंदर क्या है कि चक्रवात वगैरह है वो भूमध्य सागर की ओर जाते हैं, तो इसका भी एक फर्क वगैरह पड़ता है। और दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या है कि क्लॉकवाइज चलता है, यानी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर चलता है। इसके साथ थोड़ा सा दोस्तों फैक्ट के तौर पे याद रख लीजिए कि चक्रवातों को क्या है विभिन्न महासागरों के अंदर तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे टाइफून चक्रवात है ना, चक्रवात का नाम केवल रोय है, लेकिन टाइफून लगा हुआ है क्योंकि वो चक्रवात दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत महासागर है। पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन के अंदर दक्षिण चीन सागर के अंदर कोई भी चक्रवात आता है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। हेरिकेन है वो कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, और ख़ासतौर से क्या है कि कैरिबियन सागर उसमें कोई भी चक्रवात आता है तो उसको हेरिकेन चक्रवात के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो किसको कहते हैं, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गिनी क्षेत्र है वहाँ पे टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। विली विलीज ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है हिंद महासागर वाला, वहाँ पे कोई भी चक्रवात वगैरह आता है उसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। अभी जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के अंदर क्या है कि जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी चक्रवात आता है उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, यानी चक्रवात के नाम से। अगला दोस्तों कुछ फैक्ट वगैरह हैं, वन लाइनर, उन 2 फैक्ट है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्लोब सॉकर अवार्ड, ये महत्वपूर्ण अवार्ड है फुटबॉल के क्षेत्र के अंदर। तो ग्लोब सॉकर अवार्ड वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, काइलियन म्बाप्पे। ये वर्ष का 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है जिसको ग्लोब सॉकर अवार्ड से नवाजा गया है, काइलियन। ये चीज़ इतना आप याद रखना। दूसरा ऑल टाइम टॉप स्कोरर का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिए। दूसरा एक ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है, तो अडानी ग्रीन है, ये भारतीय कंपनी है, गौतम अडानी की कंपनी है, तो उसको ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस कंपनी को प्रदान किया है। इसी के साथ दोस्तों आप आज की जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होती है, और आप सभी से गुजारिश है कि आपको वीडियो कैसा भी लगे, पसंद आए या नहीं पसंद आए, लेकिन एक दोस्त के तौर पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सपोर्ट के तौर पे आप इसको अपने जितने भी करीबी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।